नमस्कार साथियों। किरण बाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। एक बहुत ही भावुक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके सभी पार्ट अवश्य देखें। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि अनीता के घर से निकलकर विराज अभी कुछ ही दूर आगे गया था कि एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी थी। वह बुरी तरह से घायल हो गया था। उसे पुलिस वाले उठाकर एक एम्बुलेंस में लेकर जाने लगे। उसी समय अनीता वहां पर पहुंच गई थी। अब आगे विराज के साथ हुए हादसे से अनजान अनीता ने विराज को इस हालत में देखा तो बेतहाशा चिल्लाई, विराज! उसकी दर्द भरी चीख भीड़ को चीरती हुई चारों ओर गूंज गई। अनीता पल भर के लिए लड़खड़ा गई थी, लेकिन किसी ने उसे पकड़कर संभाल लिया। उधर विराज की उखड़ती सांसों ने भी अनीता की चीख को महसूस किया। उसकी सांसें रुक रही थीं, आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन अपनी डूबती हुई आवाज से उसके मुंह से एक नाम निकला, अनीता। अनीता भी बिराज बिराज चिल्लाते हुए एम्बुलेंस के पास पहुंची। वह बेतहाशा रो रही थी और पुलिस वालों से पूछ रही थी, क्या हुआ विराज को? आप लोग इसे कहाँ ले जा रहे हैं? विराज को पकड़ने के लिए वह दौड़ी, लेकिन पुलिस वालों ने अनीता को हाथ से रोकते हुए कहा, रुकिए मैडम, इनका एक्सीडेंट हुआ है, आप हाथ नहीं लगा सकती। अनीता जोर से चिल्लाई, मैं उनकी पत्नी हूँ, कैसे हाथ नहीं लगा सकती? पुलिस वाले ने अनीता की ओर देखते हुए कहा, बहुत चोट लगी है इन्हें, तुरंत अस्पताल पहुंचना जरूरी है। विराज को एम्बुलेंस में डाल दिया गया। अनीता एम्बुलेंस में चढ़ने की कोशिश करते हुए कह रही थी, मुझे इनके साथ जाने दीजिए, प्लीज मुझे भी साथ ले चलिए। पुलिस वाले अनीता को एम्बुलेंस से उतारने की कोशिश कर रहे थे। तब तक अनीता को खोजते हुए उसकी मम्मी भी वहां आ गईं। विराज को देखकर हालात समझते उन्हें देर न लगी। उन्होंने कसकर अनीता का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और बोली, होश में आओ अनीता, विराज का एक्सीडेंट हुआ है। उसको कुछ हो गया तो उसके घर वाले हमारे ऊपर इल्जाम लगा देंगे। एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हो चुका था। वह तेजी से आगे बढ़ गई। अनीता अपनी मम्मी को देखकर रोते हुए बोली, मम्मी कितनी बेरहम है आप। मेरा बिराज इस हाल में पड़ा है, फिर भी आपको अपनी ही फिक्र सता रही है। अनीता रोते हुए वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। एक पुलिस वाला जो भीड़ को हटाने की कोशिश में लगा हुआ था, उसे अनीता पर दया आ गई। उसने अनीता से कहा, हिम्मत रखो बेटा, आपके पति को मेदांता हॉस्पिटल ले गए हैं, आप भी जल्दी से वहीं पहुंच जाइए, देर मत कीजिए, यहाँ बैठकर रोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अनीता हड़बड़ा कर उठी। वह रोते रोते गिर पड़ रही थी। हिम्मत जवाब दे गई थी, शरीर बेजान सा हो गया था। फिर भी लड़खड़ाते कदमों से भागते हुए अपने गाड़ी की ओर दौड़ी। मम्मी पीछे से आवाज लगाती रहीं कि अनीता रुक जा बेटा, मैं भी आती हूँ। लेकिन अनीता को कुछ भी सुनने और समझने का होश कहाँ था। जब तक उसकी मम्मी गाड़ी तक पहुंचती, तब तक अनीता की गाड़ी आंधी की तरह वहां से निकल चुकी थी। अनीता की मम्मी एक ऑटो पकड़कर जल्दी से अपने घर पहुंची और अनीता के पापा से रोते हुए बोली, विराज का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं बचेगा या नहीं। उसके पापा बहुत घबरा कर कहने लगे कि अभी तो विराज मुझसे मिलकर गया है, फिर मेरे बच्चे पर यह कैसी मुसीबत टूट पड़ी। हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए बोले, हे भगवान, मेरे विराज की रक्षा करना, उसे लंबी जिंदगी देना। जूते पहनते हुए घबराए से वह भी घर से बाहर जाने लगे। उनकी पत्नी ने कहा, रुकिए, इस हालत में आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैं भी चलती हूँ। उधर अनीता किसी तरह गाड़ी ड्राइव करके वेदांता हॉस्पिटल पहुंच गई थी, लेकिन तब तक विराज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। अनीता अस्पताल में इधर उधर पागलों की तरह विराज को खोज रही थी। इमरजेंसी वार्ड में उसे पता चला कि विराज को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं, तो अनीता भागकर वहां पहुंची। गेट पर खड़े हुए गार्ड से अंदर जाने के लिए विनती करने लगी। घबराहट से उसका शरीर कांप रहा था। बाहर बैठे पुलिस वाले ने अनीता को शांत करवाया, पानी पीने को दिया और पूछा, मैडम आप इनकी क्या लगती हैं? अनीता ने रोते हुए कहा, मैं विराज की पत्नी हूँ, अभी 15 दिन पहले हमारी शादी हुई है।
पुलिस वाले ने पूछा, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? तो अनीता ने बताया, गुरुग्राम में मेरी मम्मी पापा का घर है और विराज का घर लखनऊ में है। वो यहाँ पर मुझसे मिलने आया था। तब तक अनीता के मम्मी पापा और उसका भाई सामने से दौड़ते हुए चले आ रहे थे। अपने पापा को देखकर अनीता दौड़कर उसके गले से लिपट गई और बिलख कर रोने लगी। अनीता के पापा के आंसू भी लगातार बह रहे थे। अपनी बेटी के ऊपर पड़ी इतनी बड़ी मुसीबत में उसे क्या कहकर वह तसल्ली दे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अनीता के सिर पर हाथ फेरते रहे, रोते हुए कह रहे थे कि बेटा, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही विराज मुझसे मिलकर गया है। मैं जानता कि ऐसा होगा तो मैं उसे अपने पास ही रोक लेता, कभी न जाने देता। पुलिस वाले ने अनीता से पूछा, आप दोनों पति पत्नी की कोई फोटो आपके पास है? तो अनीता के पापा ने अपने मोबाइल से अनीता और विराज की शादी की बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिखा दी। विराज के पर्स में भी पुलिस वालों को अनीता की फोटो रखी हुई मिल गई थी। वह लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, ये जानने के लिए कि विराज की हालत कैसी है। डॉक्टर साहब बाहर आए, सब आस लगाए उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, अभी भी बहुत सीरियस हैं, चोट सिर में लगी है, बाकी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अब उन्हीं का सहारा है। कुछ घंटे के बाद विराज को ऑपरेशन थिएटर से निकालकर सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। अनीता बौराई सी फर्श पर बैठी भगवान से विराज की सलामती की प्रार्थना कर रही थी। कुछ समय बाद अनीता के पापा को याद आया कि हमें विराज के मम्मी पापा को तुरंत बता देना चाहिए था। इतनी देर तक उन लोगों को सूचना न देने पर बेचारे पछताने लगे, लेकिन क्या करते। बेटी की पीड़ा देखकर वह खुद भी अपना होश खो बैठे थे। उन्होंने तुरंत विराज के पिता सहदेव को फोन लगाकर सारी बात बताई। सहदेव बहुत घबरा गए और विराज का नाम लेकर उसकी हालत के बारे में पूछने लगे। विराज का नाम सुनकर कामनी ने सहदेव के हाथ से फोन ले लिया और रोते हुए गुस्से से चिल्लाई, मुझे साफ साफ बताइए क्या बात है, मेरे बेटे को क्या हुआ है? अनीता के पापा ने कहा, एक्सीडेंट हो गया है। वह जोर से चिल्लाई, कब हुआ है? आज दोपहर। अनीता के पापा ने कुछ संकोच से कहा, और आप मुझे अब सूचना दे रहे हैं, क्यों? उधर से कोई आवाज नहीं आई तो कामनी चिल्लाकर बोली, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। आप लोगों ने ही मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की होगी। अनीता के पापा बेचारे गिड़गिड़ाते हुए बोले, ऐसा मत कहिए समधिन जी, विराज हमारा दामाद है और दामाद भी बेटे के समान ही होता है। हमें भी आप जितना ही दुख पहुंचा है। मेरी बेटी तो बिल्कुल पागल सी हो गई है। कामनी फिर से चिल्लाई, मेरे सामने अपनी बेटी का नाम मत लीजिएगा। वह तो मेरे घर पर और मेरे बेटे की जिंदगी में काल बनकर आई थी, जो हमारी सुख शांति छीन ले गई। अनीता के पापा सफाई देते रहे और कामनी रोते हुए गुस्से में फोन पर ही उन्हें धमकी देती रही। दोपहर से रात हो गई, विराज को होश नहीं आया था, इसलिए अनीता ने एक बूंद पानी भी नहीं पिया था और भूखी प्यासी बेहाल बाहर बैठी रोती रही। कामनी, उसका छोटा भाई विकास और विराज के पिता सहदेव लखनऊ से फ्लाइट पकड़कर आधी रात को दिल्ली पहुंच गए। अस्पताल में सीसीयू के बाहर पहुंचे तो अपनी सासू माँ को देखकर अनीता मम्मी जी कहकर उनकी ओर दौड़ी। कामनी ने अपने हाथ से झटकते हुए अनीता को दूर कर दिया। वहां पर अनीता और उसके माता पिता को देखकर कामनी ने अपना आपा खो दिया था। अपने इकलौते बेटे की इस हालत का दुख और गुस्से ने तो मानो उनके सोचने समझने की क्षमता को ही खत्म कर दी थी। वह गुस्से में चिल्लाई, मेरे बेटे को इस हालात तक पहुंचाकर भी तुम लोगों का दिल नहीं भरा? अब क्या तुम लोग उसकी जान लेकर ही उसका पीछा छोड़ोगे? सहदेव और अनीता के पापा आश्चर्य से कामनी को देखने लगे। अनीता के भाई का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। अनीता हाथ जोड़कर कामनी के सामने खड़ी हो गई थी और रोते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे जो चाहे कह लीजिए, लेकिन अभी डॉक्टर से बात कीजिए, मेरे विराज को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कामनी जोर से चिल्लाई, ये ड्रामा बंद करो, विराज की ये हालत तुम्हारे कारण ही हुई है। फिर इंस्पेक्टर की ओर रुख करते हुए बोली,
इंस्पेक्टर साहब, हम विराज के माता पिता हैं और इन लोगों का विराज से कोई संबंध नहीं है, बल्कि यही लोग विराज के एक्सीडेंट के जिम्मेदार हैं। इन लोगों को मेरी आंखों के आगे से हटा लीजिए, वरना मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा। अनीता के भाई की मुट्ठियां गुस्से से भिजी हुई थीं और उसकी मम्मी कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी। तब तक उसके पापा ने आंख दिखाते हुए उन दोनों को चुप रहने का इशारा किया। सहदेव चुपचाप कामनी को देख रहे थे। वह जानते थे कि इस समय कामनी को कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि वह किसी की बात सुनने वाली नहीं है। कामनी का भाई विकास अपनी दीदी को संभालते हुए कह रहा था, दीदी अभी आप शांत हो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, फिर हमारा क्या होगा? इन लोगों को तो हम बाद में देख लेंगे। डॉक्टर साहब वार्ड से बाहर आए। सभी लोग उनकी ओर तेजी से दौड़े। कामनी तो हाथ जोड़कर रोने लगी। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे बच्चे को मुझे एक बार देख लेने दीजिए। डॉक्टर साहब ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए अभी आप पेशेंट के पास नहीं जा सकते। जैसे ही उसकी हालत में कुछ सुधार होगा, हम उनसे आपको जरूर मिलवाएंगे। आप लोग हिम्मत रखिए, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। अभी तो आप लोग बस यही कर सकते हैं। फिर अनीता की ओर मुड़कर बोले, मिसेस विराज, आप मेरे साथ आइए, कुछ जरूरी पेपर्स साइन करने हैं। अब तो कामनी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने आगे बढ़ती हुई अनीता को पकड़कर पीछे धकेल दिया और बोली, डॉक्टर साहब, इसका विराज से अब कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि इन लोगों से विराज की जान को खतरा है। डॉक्टर साहब ने कहा, इस बात को आप लोग पुलिस से डिस्कस कर लीजिएगा। अभी पेशेंट के फादर, आप प्लीज मेरे साथ आइए। सहदेव के जाते ही मौका पाकर विराज का मामा विकास बड़ी चतुराई से कामनी के कान में बोला, दीदी आप परेशान ना हो, एक बार विराज को होश में आने दीजिए, फिर इन लोगों का इंतजाम हम करेंगे। विकास शक्ल से बहुत ही शातिर इंसान दिखता था। काइयां पंथी तो उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। धीरे धीरे रात बीत रही थी। एक तरफ बेंच पर अनीता, उसकी मम्मी और भाई बैठे थे, लेकिन एक पल के लिए भी अनीता के आंसू सूखे नहीं थे। वह अपने मन में विराज को आवाज दे रही थी, प्लीज आंखें खोलो विराज, देखो तुम्हारी अनीता तुम्हारे लिए तड़प रही है। एक बार तो उठो, मेरा नाम लेकर पुकारो, मैं दौड़ी चली आऊंगी। दूसरी बेंच पर कामनी के साथ बैठा हुआ विकास लगातार उसके मन में अनीता के लिए जहर भरने का काम कर रहा था, और एक बेंच पर सहदेव और अनीता के पापा चुपचाप बैठे सारे क्रियाकलाप देख रहे थे। विराज का मामा विकास सहदेव और अनीता के पापा के पास जाकर बैठ गया और कहने लगा, जीजा जी, हम एक सलाह देना चाहते हैं। सहदेव ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, कहिए। वह बोला, हम कह रहे हैं कि अभी अनीता को उनके परिवार के साथ घर जाने दीजिए। दीदी को हम समझाने की कोशिश करेंगे। जब उनका गुस्सा कुछ शांत हो जाएगा, तब ये लोग कल तक फिर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना? सहदेव वैसे तो शांत स्वभाव के थे, लेकिन विकास की चमचागिरी और उसके शातिर दिमाग को अच्छी तरह से समझते थे। दांत पीसते हुए धीरे से बोले, आप अपने शातिर दिमाग को आराम दीजिए। अनीता यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, समझे? विकास ने इस समय चुपचाप वहां से खिसक लेने में ही अपनी भलाई समझी। इधर भोर की पहली किरण ने आसमान पर अपनी लाली बिखेर दी, तो विराज की पलकें भी धीरे से झपकीं। उसके मुंह से कराहने की आवाज आई। नर्स ने डॉक्टर को आवाज दिया, डॉक्टर प्लीज कम, इस पेशेंट को शायद होश आ रहा है। डॉक्टर साहब दौड़ कर आए और विराज को चेक करने लगे। उन्होंने कहा कि इसकी पल्स रेट और बीपी में सुधार हो रहा है। मुझे इनके होश में आने की ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि पेशेंट अब खतरे से बाहर है। लेकिन चोट इनके सिर में लगी है, तो होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा कि चोट का इनके दिमाग पर कितना असर हुआ है। विराज ने एक बार फिर आंख खोलने की कोशिश की और उसके होठों से कुछ अस्पष्ट से शब्द निकल रहे थे। डॉक्टर साहब ने कहा, इन्हें होश आ रहा है। थोड़ी देर बाद विराज ने अपनी पलकें हिलाना शुरू किया और मुंह से अस्पष्ट शब्द निकाला, अनीता। विराज ने अपनी पलकें धीरे धीरे खोलने की कोशिश की, तो डॉक्टर ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा, मिस्टर विराज,
आंखें खोलिए, आप ठीक हैं। विराज ने आंखें खोलकर डॉक्टर को देखा। चेहरे पर पीड़ा थी। बड़ी मुश्किल से आंखें खुल रही थी। फिर भी उसने एक नज़र कमरे पर डालते हुए कहा, अनीता कहाँ है? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आया? डॉक्टर ने पूछा, मिस्टर विराज, आपके साथ कुछ हुआ था? विराज ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, नहीं। डॉक्टर ने कहा, आपको चोट आई है। याद कीजिए आपको चोट कैसे लगी? विराज ने अपना हाथ पैर हिलाना चाहा, लेकिन वहां तो प्लास्टर लगा था। दर्द की एक लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई। उसने कराहते हुए कहा, मुझे नहीं पता चोट कैसे लगी। डॉक्टर ने पूछा, अनीता आपकी कौन है? विराज ने थोड़ा सोचते हुए अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। उसके चेहरे पर परेशानी का भाव साफ नजर आ रहा था। ऐसे लगता था कि चाह कर भी अपनी याददाश्त पर पड़ा हुआ धुंधला कोहरा वो हटा नहीं पा रहा है। अब डॉक्टर थोड़ा चिंतित था। बाहर आकर विराज के घर वालों से बोले, आपका पेशेंट अब खतरे से बाहर है। उन्हें होश तो आ गया है, लेकिन उनको कुछ भी ठीक से याद नहीं है। आई होप धीरे धीरे इन्हें सब कुछ याद आ जाए। शायद अभी शॉक में है। कुछ टेस्ट हमें और कराने पड़ेंगे। कामनी ने कहा, मुझे एक बार अपने बेटे को देख लेने दीजिए। डॉक्टर साहब बोले, आप उनके पास नहीं जा सकते। मैं नहीं चाहता कि अभी उनके दिमाग पर ज्यादा जोर पड़े। नर्स आपको दूर से ही उन्हें दिखा देगी। कामनी ने सीसीयू की ओर कदम बढ़ाती अनीता का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, अब मैं अपने बेटे पर तुम्हारी काली छाया नहीं पड़ने दूंगी। खबरदार जो आगे बढ़ी तो। अनीता तड़प कर रह गई। वह तो अपने विराज का एक झलक पाना चाहती थी। उसके दिल को थोड़ी राहत मिल जाती। कांपती आवाज में बस इतना ही बोली, मम्मी जी, बस विराज की एक झलक मुझे देखने दीजिए। कामनी ने कहा, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कामनी का सामना करने का साहस उसमें नहीं था। वह वहीं खड़ी सिसकती रही। कामनी ने दूर से विराज को देखा। अपने कलेजे के टुकड़े को इस हालत में देखकर उसका कलेजा फटने लगा। चक्कर खाकर वह लड़खड़ाई तो सहदेव ने आगे बढ़कर उसे मजबूती से थाम लिया। विराज को देखकर उसके पापा सहदेव के भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका लाडला और होनहार बेटा आज उनकी आंखों के सामने इतनी घायल अवस्था में पड़ा है। माता पिता का कलेजा फटने के लिए इतना काफी था। सहदेव कामनी को संभालते हुए बाहर लेकर आए। तुरंत ही कामनी का भाई आगे बढ़ा। उसने कामनी को अपने हाथों में संभालते हुए कहा, क्या हुआ दीदी को? आप ठीक तो हैं ना? वह कामनी को पकड़कर एक बेंच पर बैठ गया। उसका सिर अपने कंधे पर रख कर बोला, दीदी आप परेशान ना हो, हम हैं ना आपके साथ, सब संभाल लेंगे। आप जो नहीं चाहती वैसा हम होने नहीं देंगे। कामनी अपने भाई के कंधे से सर लगाकर बैठी रही। जितनी देर विकास कामनी के साथ रहता, सहदेव बहुत बेचैन हो जाते थे, क्योंकि वह जानते थे कि विकास हमेशा की तरह कामनी को उल्टी बुद्धि ही दे रहा होगा। उन्हें डर था कि वो यहाँ भी कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। सहदेव को डॉक्टर ने अपने केबिन में बुला लिया। विकास कामनी को लेकर दूसरी तरफ जाकर एक बेंच पर बैठ गया। अपनी आवाज में शहद की मिठास घोलते हुए उसने कामनी से कहना शुरू किया, दीदी, आज आपका बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, और उसका कारण बस अनीता ही है। उसने शादी के दूसरे दिन ही इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया और अपनी मर्जी से मायके चली गई। मेरा भांजा विराज तो दिल का साफ है, इसलिए अपनी पत्नी की बदमाशियां समझ नहीं पाया। कामनी ध्यान से चुपचाप विकास की बातें सुन रही थी। तुम भी बहुत भोली हो दीदी। अरे ये शहरी लड़की है। यहाँ लड़के लड़कियां रात भर होटलबाजी करते हैं। वहां तुम्हारी हवेली के नियम कानून देखकर घबरा गई होगी, इसीलिए भाग गई। हमारी बात समझो दीदी। कामनी ने कहा, भाई हमारे साथ एक बार फिर से धोखा हो गया है। मुझे भी इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं लगते हैं। मेरे बेटे पर तो इसने ऐसा जादू कर रखा है कि उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। इसीलिए तो इसके पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। विकास ने कहा, दीदी, एक बार अनीता के भाई की ओर देखो। हमारी ओर कितनी खूंखार आंखों से घूर रहा है।
मुझे तो ये पूरा गुंडा ही दिखता है। कामनी ने एक नज़र अनीता के भाई की जलती हुई आंखों पर डाली और अगले ही पल उनका गुस्सा भड़क उठा। कामनी के गुस्से की चिंगारी को हवा देते हुए विकास कहने लगा, दीदी, एक्सीडेंट से पहले विराज अनीता के घर से ही निकला था ना? कामनी ने दांत पीसते हुए कहा, हमारा दुर्भाग्य है कि विराज के पापा की बातों में आकर हमने विराज को यहाँ आने से नहीं रोका। भगवान ने मेरे बेटे को बचा लिया, नहीं तो आज हम खाली हाथ हो गए होते। विकास बोला, तो इससे आपको क्या सीख मिली है? कामनी चिंता से अपने भाई के चेहरे की ओर देखने लगी। विकास कह रहा था, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आपके भगवान ने एक बार विराज को बचा लिया, पर जरूरी नहीं है कि हर बार ही ऐसा हो। कामनी ने कहा, साफ साफ कहो। विकास धीरे से कामनी के पास होते हुए बोला, दीदी, अनीता का यह मवाली भाई वैसे तो डॉक्टर है, लेकिन पक्का गुंडा बदमाश है। अब आप तो देख ही रही हो कि कैसे अस्पताल में इधर उधर धड़ल्ले से कहीं भी आ जा रहा है। डॉक्टर से बात भी करता है, यहाँ तक कि विराज के पास वार्ड में भी इसके आने जाने पर कोई मना ही नहीं है। अब घबराहट से कामनी के माथे पर पसीने के बूंदें झलकने लगीं। उसका दिल घबराने लगा और इसी का फायदा उठाकर बोला, जिज्जी, इन लोगों के यहाँ रहते विराज की जान को खतरा है। कामनी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। अपनी बातों का असर कामनी के चेहरे पर देखा तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई और वह सस्पेंस से बोला, मेरी भोली दीदी, मेरे प्यारे भांजे का दुश्मन अभी भी उसके आस पास ही है, और वह भी हितैषी बनकर। फिर अपनी आंखों में नकली आंसू और चेहरे पर गहरी चिंता लाकर बोला, जीजा जी तो इन लोगों के खिलाफ कुछ सुनने को राजी नहीं है। आप ही मेरे भांजे की रक्षा कर सकती हैं। कामनी ने कहा, विकास, मुझे तो शुरू से ही अनीता का भाई बदमाश ही लगता था, लेकिन उसे इतना नीच नहीं समझा था कि अपने ही बहनोई की जान का दुश्मन बन जाएगा। उसका निशाना सही जगह पर लगा था। उसने कामनी के दिमाग को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में लेते हुए रोनी सूरत बनाकर कहा, जिज्जी, मेरे भांजे पर इसी ने हमला करवाया है। मैं एक्सीडेंट वाली जगह पर गया था, कुछ लोगों से बात भी की। कुछ चश्मदीद दुकानदारों ने बताया कि विराज तो किनारे खड़ा कुछ सोच रहा था। कार वाले ने जानबूझकर उसे टक्कर मारी है और तेजी से भाग गया। सब इसी अनीता के डॉक्टर भाई की प्लानिंग थी। कामनी की आंखों में आंसू और चेहरे पर तेज क्रोध था। उसने कहा, अभी इस चांडाल को धक्के मारकर अस्पताल से बाहर करती हूँ। उसने अगला पासा फेंकते हुए कहा, दीदी, तुम क्या सोचती हो, इतनी आसानी से ये यहाँ से निकल जाएंगे? अब विराज उनके रास्ते का रोड़ा है। ये लोग अपनी प्लानिंग को अंजाम देकर ही यहाँ से जाएंगे। आप मेरे साथ चलिए, हम आपको बताते हैं इन्हें कैसे निकालना है। हमें बहुत सोच समझ कर अगला कदम रखना होगा। कामनी का दिमाग शून्य हो गया था। विकास उसको लेकर अनीता के पास आते हुए बोला, बेटा, जीजी ने कल से एक घूंट पानी भी नहीं पिया है, बहुत थकी हैं। बेटे के दुख ने इनको तोड़ दिया है। इनका बीपी भी लो हो रहा है। अस्पताल के बगल में एक होटल में कमरा लेकर मैं वहाँ सामान भी रख दूंगा और दीदी फ्रेश हो जाएंगी तो इन्हें कुछ खिला भी दूंगा। तब तक अनीता के पापा आगे बढ़कर बोले, समधन जी होटल में क्यों जाएंगी? अभी आगे के शब्द उनके मुंह से नहीं निकल पाए थे कि अनीता के भाई ने उनका हाथ दबाकर उन्हें रोक लिया। जल्दी ही वापस आने को कहकर वह दोनों चले गए। सहदेव डॉक्टर के रूम में वापस आए तो उन्होंने कामनी के बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि कामनी कुछ देर के लिए चली गई है, तो वो कुछ सोचकर उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अनीता का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, आओ मेरे साथ। अनीता किसी मशीन की तरह उनके साथ खिंचती चली गई, मानो वह कोई बेजान पुतला है। सहदेव ने गार्ड से कहकर विराज का देखभाल कर रही सिस्टर को बुलवाया और उन्हें धीरे धीरे कुछ समझाया। सिस्टर अनीता का हाथ पकड़कर वार्ड के अंदर ले गई, क्योंकि अभी विराज से मिलने की परमिशन किसी को भी डॉक्टर ने नहीं दी थी। इसलिए नर्स ने थोड़ी दूर से ही विराज की बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो हैं आपके हस्बैंड। अचानक से अनीता जैसे अभी अभी नींद से जागी हो, वह घबरा कर बेतहाशा विराज को देखने लगी।
सामने के शीशे पर हाथ लगाकर मानो विराज को स्पर्श करना चाहती हो। उसके अंदर से एक गहरी सिसकी निकली और आत्मा ने कहा, विराज, कहते हैं कि यदि कोई आत्मा की गहराई से तुम्हें पुकारता है तो आपकी आत्मा तक उसकी पुकार अवश्य पहुंचती है। अब तक शांति से लेटे हुए विराज के शरीर में कुछ हरकत हुई। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन उस ओर घुमाई जिधर अनीता खड़ी थी। उसकी गहरी और थकी हुई आंखें मानो किसी को तलाश रही। अनीता थोड़ा सा पीछे खिसक गई। उसके आंखों से तो आंसुओं की बरसात हो रही थी। वह सुबकने लगी। विराज उसे देख नहीं पाया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे पुकारा हो और उसके होठ बुदबुदाए, अनीता। सिस्टर ने अनीता को बाहर जाने का इशारा किया, पर अनीता के पैर तो मानो वहीं जड़ हो गए थे। सिस्टर उसका हाथ पकड़कर उसे वार्ड से बाहर ले आई। सब लोग उससे विराज का हाल जानने के लिए बेचैन थे, लेकिन अनीता की आवाज उसकी सिसकियों में कब कर रह गई। इधर विकास कामनी को लेकर जहां विराज का एक्सीडेंट हुआ था, उस इलाके के थाने में पहुंचा। कामनी अपने परिचय और रसूख का इस्तेमाल करते हुए सीधे डीसीपी से मिली और उन्हें पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा, सर, अनीता अपनी शादी के तीसरे दिन ही बिना कारण के विराज को छोड़कर अपने मायके चली आई थी। अनीता का भाई शुरू से ही विराज को पसंद नहीं करता था। मुझे पूरा शक है कि विराज का एक्सीडेंट अनजाने में नहीं हुआ है, बल्कि अनीता के परिवार वालों ने ही उसे जान से मारने का प्रयास किया है। डीसीपी साहब ने पूछा, इतने विश्वास से आप कैसे कह सकती हैं? कामनी ने उन्हें पूरा घटनाक्रम बताते हुए कहा, विराज उनके घर से ही बाहर निकला था और इस समय विराज कहाँ है, इसकी जानकारी बस उन लोगों को ही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब कुछ अनीता और उसके भाई ने करवाया है। मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करना चाहती हूँ। डीसीपी साहब ने कहा, ठीक है, आप रिपोर्ट लिखवाइए, हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जो सच है वो सामने आएगा। कामनी ने अनीता के पापा, उसके भाई और अनीता के खिलाफ अपने बेटे विराज पर जानलेवा हमला करवाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। थोड़ी देर बाद एक इंस्पेक्टर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो चुके थे और उधर विकास ने होटल पहुंचकर अपने जीजा सहदेव को फोन किया। सहदेव के हेलो बोलते ही विकास घबराहट में डूबी आवाज में बोला, जीजा जी जल्दी से होटल पहुंचिए, दीदी की तबीयत बहुत खराब है। सहदेव ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ कामनी को? विकास बोला, बेहोश हो गई हैं, शायद इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। बेचारी बेटे की तकलीफ सह नहीं पाई, आप जल्दी से आ जाइए। सहदेव ने कहा, तुम कामनी का ध्यान रखो, मैं एम्बुलेंस लेकर होटल पहुंचता हूँ। होटल की लोकेशन मुझे जल्दी से भेज दो। विकास ने जी कहकर फोन काट दिया। सहदेव ने अनीता के पापा से कहा, भाई साहब, कामनी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। मैं उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचता हूँ, तब तक आप यहाँ का पूरा ख्याल रखिएगा। सहदेव एक एम्बुलेंस लेकर होटल के लिए निकल पड़े। उधर होटल के कमरे में बेड पर लेटी कामनी और विकास हर आहट पर ध्यान लगाकर बैठे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो कामनी ने आंखें बंद कर कर चेहरे पर एक पीड़ा की चादर ओढ़ ली। विकास ने दरवाजा खोला और रोते हुए सहदेव को पकड़कर बोला, जीजा जी, दीदी बहुत सीरियस हो गई हैं। सहदेव घबराकर जल्दी से कामनी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, कामनी, क्या हुआ है? आंखें खोलिए। कामनी ने धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाई और कराहते हुए बोली, विराज, मेरा बेटा। और फिर बेहोश हो गई। सहदेव के पीछे खड़ा हुआ विकास कुटिलता से मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, मैं तो खुद को ही एक्टिंग का बादशाह समझता हूँ, लेकिन दीदी, आप तो पूरी की पूरी ड्रामा की दुकान हो। क्या बेहोश हुई हो? तुमको देखकर तो डॉक्टर भी गश खा जाएगा। सहदेव की आंखों में आंसू था। वह विकास की ओर मुड़े तो वो सकपका गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी जाते जाते बची हो। उसने कहा, बस ऐसे ही थोड़ा होश में आती हैं, विराज को पुकार कर फिर बेहोश हो जाती हैं। दरवाजे पर एम्बुलेंस बॉय आ गए थे। कामनी को उठाकर एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया और अस्पताल की ओर चल पड़े। उधर अस्पताल में इंस्पेक्टर साहब सीसीयू वार्ड के बाहर पहुंचे और उन्होंने पूछा, मिसिस अनीता कौन है?
अनीता के भाई ने आगे बढ़कर अनीता की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बहन अनीता है। क्या बात है सर? क्या विराज का एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी का पता चल गया? इंस्पेक्टर ने खुश्क आवाज में कहा, जल्दी ही पता चल जाएगा। आप लोग 1 मिनट मेरे साथ इधर आइए। उन लोगों को किनारे ले जाकर वह कहने लगे, आप लोगों को मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। दरअसल विराज का एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया है। वहां पर एक चश्मदीद गवाह मिल गया है, जिसने एक्सीडेंट होते हुए देखा था। अनीता के घर वालों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर भय झलकने लगा। अनीता के भाई ने पूछा, सर विराज से किसकी दुश्मनी हो सकती है, इसने उसकी जान लेने की कोशिश की हो? इंस्पेक्टर बोले, विराज के घर वालों ने आप लोगों पर शक जाहिर किया है, क्योंकि विराज आपके ही घर से निकला था तथा अनीता भी मौकाए वारदात पर तुरंत अपनी मम्मी के साथ पहुंच गई थी। कामनी जी की ओर से आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। अनीता के पापा बुरी तरह कांपने लगे। अनीता की मम्मी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी और अनीता बेहोश होकर एक ओर लुढ़क गई थी। उसके भाई ने उसे उठाकर एक बेंच पर लिटाया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आई और रोने लगी। अब उसके भाई ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, विराज हमारे घर का दामाद है। मेरी बहन की जिंदगी की खुशियां उसके साथ ही जुड़ी हैं। फिर हम ऐसा क्यों करेंगे? इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे कॉपरेट कीजिए। आप लोगों पर मर्डर करवाने का संगीन आरोप लगा है। आप लोगों को अभी मेरे साथ थाने चलना होगा। अनीता और उसके घर वाले तो पहले से ही विराज के एक्सीडेंट को लेकर शौक में थे और यह दूसरा शौक उन्हें लगा था, तो दुख से कोई भी कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं था। इंस्पेक्टर उन लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद सहदेव कामनी को लेकर अस्पताल पहुंचे। उन्हें एडमिट कराया गया। कामनी को चेक करते हुए डॉक्टर ने कहा कि आप लोग परेशान ना हो, शायद रात भर जागने और भूखे रहने के कारण बेहोश हो गई। शौक तो लगा ही था, इस कारण खुद को संभाल नहीं सकी। फिर भी मैं एक ईसीजी कर लेता हूँ। ग्लूकोज चढ़ेगा तो शरीर में कुछ जान आ जाएगी। अदरवाइज शी इज ऑल राइट। सहदेव ने डॉक्टर को धन्यवाद कहते हुए थोड़ी देर के लिए विराज के पास जाने की इजाजत मांगी और कामनी के पास अपने साले को छोड़कर वह जल्दी जल्दी विराज के वार्ड के बाहर पहुंचा तो देखा कि वहां पर अनीता के परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। सहदेव यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो तो अनीता के पापा को वहां रुकने को कहकर गए थे। सहदेव सोच रहे थे, कल से आज तक वो लोग एक पल के लिए भी यहाँ से हटे नहीं, फिर सब के सब एक साथ कहाँ चले गए? परेशान होकर सहदेव ने गार्ड से पूछा, लेकिन वो कुछ भी बता नहीं पाया। वहां बैठे लोगों में से किसी ने भी उन लोगों को जाते हुए नहीं देखा। अब सहदेव को चिंता होने लगी। उन्होंने अनीता के पापा के मोबाइल पर फोन लगाया, लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा था। अनीता के परिवार वालों का इस तरह से अचानक एक साथ गायब होना सहदेव को बहुत ही दुविधा में डाल रहा था। इतने में देखा कि कामनी अपने भाई के कंधे का सहारा लेकर धीरे धीरे उन्हीं की ओर आ रही थी। वह लपक कर कामनी के पास पहुंचे और नाराजगी से बोले, आप क्यों उठकर आ गई हैं? एक परेशानी क्या कम है कि आप दूसरी बढ़ाने चली आईं? कामनी ने कहा, ऐसी बात नहीं है जी। मैं अपने बेटे से दूर कितने भी आराम से लेटी रहूंगी तो भी मेरी तबीयत नहीं सुधरेगी। मुझे शांति से यहीं बैठने दीजिए, मैं ठीक हूँ। सहदेव ने सहारा देकर उन्हें एक बेंच पर बिठा दिया। सहदेव की निगाहें बार बार कॉरिडोर में दूर तक चली जाती कि शायद अनीता और उसके परिवार वाले किसी ओर से आते दिख जाएंगे। उनकी बेचैनी देखकर विकास ने पूछा, क्या हुआ जीजाजी, कोई परेशानी है क्या? सहदेव ने कहा, मैं होटल से वापस आया तो देखता हूँ कि अनीता और उसके परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है। मैं परेशान हूँ कि सब एक साथ कहाँ चले गए, जबकि अनीता के पापा को मैंने यहीं रुकने की हिदायत दी थी। विकास बोला, मौका पाकर भाग निकले। सहदेव ने गुस्से से विकास को घूरते हुए कहा, तुम हर जगह अपनी छोटी बुद्धि अप्लाई मत किया करो। मैं जानता हूँ
कि उनके भागने की कोई वजह नहीं है। मैं तो उन लोगों के लिए चिंतित हूँ कि सब लोग एक साथ गायब होने का क्या कारण है। इधर गुरुग्राम के एक थाने में अनीता के मम्मी पापा, उसका भाई और अनीता से इंस्पेक्टर कड़ी पूछताछ कर रहे थे। उन लोगों ने इंस्पेक्टर को सारी बात बताते हुए अपना बयान दर्ज करवाया। सामने ने पुलिस के एक आला ऑफिसर को फोन करवाकर इंस्पेक्टर पर तगड़ा प्रेशर डलवाया था। इसलिए इंस्पेक्टर उन लोगों से बहुत सख्ती से पेश आ रहा था। जब बयान खत्म हुआ तो इंस्पेक्टर ने कहा, हमें आप लोगों को हिरासत में लेना पड़ेगा। अनीता का भाई अकड़ते हुए गुस्से में बोला, हमने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया, इसमें हम कहाँ से दोषी दिखाई देते हैं। देखिए मिस्टर इंस्पेक्टर, बिना किसी गुनाह के आप हमें हिरासत में नहीं ले सकते। इंस्पेक्टर ने कहा, हम क्या कर सकते हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा। ससुराल से भाग कर आई अनीता से मिलने विराज आपके घर आया था, लेकिन अनीता उसके आने से पहले ही घर से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद विराज आपके घर से निकलता है और थोड़ी दूर जाने पर ही एक सड़क के किनारे खड़ा कुछ सोच रहा होता है और एक तेज रफ्तार कार आकर उसे हिट कर के चली जाती है और अचानक अनीता और उसकी मम्मी वहां पहुंच जाती हैं। शक की सुई पूरी तरह से आप लोगों की ओर ही इशारा करती है। आप लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अनीता की मम्मी और पापा का दिमाग सुन्न हो गया था। उसका भाई गुस्से से उबल रहा था, किसी से एक फोन करने की इजाजत मांग रहा था। अनीता तो विराज के गम में पहले ही डूबी हुई थी। ऊपर से अपने मम्मी पापा और भाई की असहाय स्थिति को देखकर वह पूरी तरह से टूट गई। उसने सोचा, जो कुछ भी आज हो रहा है इन सब की दोषी मैं ही हूँ। विराज को छोड़कर अपनी ससुराल से मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। विराज को एक मौका देना था अपनी सफाई देने का। मैं तो गुस्से में अंधी हो गई थी, तो विराज के इतने गहरे प्यार को समझते हुए ऐसा कदम उठा लिया जो मुझे बर्बादी की ओर लेकर जा रहा है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? उन्हें लॉकअप में डाल दिया गया। अनीता के मम्मी पापा बुरी तरह से सहमे हुए थे और अनीता अपने घुटनों में मुंह छुपाकर वहीं जमीन में बैठ गई। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। क्या विराज की याददाश्त पूरी तरह से वापस आ गई? क्या अनीता का परिवार अपनी बेगुनाही साबित कर पाया? विराज के एक्सीडेंट के पीछे वास्तव में कौन था? मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें तथा ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।